पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले तो हमको क्लासिफाई करने की ज़रूरत क्या है। जब हम बोलते हैं कि हम एलिमेंट को क्लासिफाई करेंगे, एक पीरियोडिक टेबल बनाएंगे, क्यों बनाने की ज़रूरत है? क्योंकि अगर चीज़ें वेल फॉर्म में अरेंज रहेंगी तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को याद रखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। जैसे कि घर में अगर कोई सामान बिखरा पड़ा हुआ इधर उधर और हमको किसी चीज़ को ढूंढना पड़े तो बड़ा मुश्किल है, और अगर कोई उसकी प्रॉपर्टी बताए तो क्योंकि सब इधर उधर है तो हम शायद ना भी बता पाएँ। लेकिन हम अगर ऐसा करते हैं कि सारी कपड़ों को हमने अलमारी के अंदर रख दिया, तो अलमारी के अंदर कोई भी अगर कंपोनेंट मिले तो हमको इतना तो पता है कि जो भी मिला होगा वो सामने वाले को कपड़ा ही होगा, है ना। तो सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बर्तनों को हमने किचन में रख दिया, शूज़ को हमने शू रैक में रख दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, क्लासीफाई किया। तो चीज़ों को क्लासीफाई करके उनको डिफरेंट ऑर्डर में अरेंज करने का फ़ायदा यही होता है कि किसी एक को याद करना है और उसी के अप्रॉक्सीमेटली बाकियों की प्रॉपर्टीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। करेक्ट। तो यहाँ पर डिफरेंट लोगों ने पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की, एक एक करके क्या क्या था, कौन कौन थे यहाँ पर इन्वॉल्व, वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, डॉबरनियर ट्राइड। इस बंदे ने क्या किया, 3 एलिमेंट का आपस में एक ट्राइड बनाया, ट्राइड। और उसने क्या बोला कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है। जैसे फॉर एन एग्जांपल लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम है, राइट। इनको इंक्रीजिंग मास के ऑर्डर में अरेंज किया। अच्छा, याद रखना उस वक्त जो अवेलेबल थे उसका किया उसने, बहुत सारे तो उसके बाद डिस्कवर हुए। तो उस वक्त जो अवेलेबल था उसने इसको एज ए 3 के ग्रुप में अरेंज किया, जिसको ट्राइड बोला गया, राइट। और फिर क्या क्या बताया गया कि देखो हमने इंक्रीजिंग मास के हिसाब से इनको अरेंज किया है, और जो ये सेंटर वाले का मास है वो पहले वाला और आखिरी वाले के मास का एवरेज है। करेक्ट। जैसे एग्जांपल के लिए लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, लिथियम का 7 है, पोटेशियम का 23 है, सोडियम का 23 है एंड पोटेशियम का 39 है। तो एवरेज निकालो 7 + 39/2, तो कितना निकल के आ रहा है, 23। और वो 23 किसका है, बीच वाले का है। सिमिलरली क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन का 35.5 है, ब्रोमीन का 80 और आयोडीन का 127। तो 35.5 + 127/2 करेंगे तो किसका आ रहा है, ये बीच वाले का आ रहा है। देखो 81.25 लगभग 80 के बराबर है। अब एकदम सेम टू सेम तो आएगा नहीं, थोड़ा बहुत जो माइनर से चेंजेस है वो तो आपको देखने मिलेंगे। तो इस बंदे ने क्या बोला, डॉबरनियर ने जो प्रोड्यूस किया, दैट इज डॉबरनियर ट्राइड। इसने क्या बोला, अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर अरेंज्ड इन 3 कॉलम। देखो 3 कॉलम में अरेंज किया, विच वर नोन एज ट्राइड। एलिमेंट अरेंज्ड वर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है, इंक्रीजिंग के ऑर्डर में है ये। लिथियम सबसे कम, सोडियम उससे ज्यादा, पोटेशियम और भी ज्यादा। करेक्ट। दूसरा ट्राइड देखो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन का 35.5, ब्रोमीन का 80 और आयोडीन का 127। करेक्ट ना। इसके बाद वाले जितने को भी देखो यहाँ पर 40, 88, 137 बढ़ रहा है। तो ये जो एटॉमिक मास है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया। एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट वाज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एवरेज ऑफ द अदर 2। सही बात है ये, राइट। वही दिख रहा है, पहले और आखिरी वाले का जो एवरेज है वही वाला लगभग सेंटर वाले का है ना, राइट। सो दिस वाज द डॉबरनियर ट्राइड। उस वक्त जो अवेलेबल था उसने उसका बनाया। लेकिन अब आप एक चीज़ देखो, ये तो बड़ा ही पेचीदा लग रहा है, अनटाइडी लग रहा है। ऐसा लग रहा है यार कुछ बात नहीं बन रही है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही है, राइट। तो उसके बाद एक और बंदा आया जिसको हमने बोला न्यूलैंड ऑक्टेव। मतलब न्यूलैंड ने जो प्रोड्यूस किया दैट इज कॉल्ड एज न्यूलैंड ऑक्टेव। अब इसने क्या बोला, इसने बोला कि एलिमेंट आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। इसने भी वही किया, एटॉमिक मास के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। एवरी 8th एलिमेंट हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट वन। 8वें वाले की वही प्रॉपर्टी हो जो पहले वाले की होगी। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। और 8वां वाला जो आया वो वापस पहले वाले के नीचे आया। तो इसका मतलब 8वां वाला एक्चुअली पहला वाला ही है ना। फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन वापस देखो पहले वाले में आया, है ना। तो इसने क्या किया, ऑक्टेव वाला बताया, ऑक्टेव वाला रूल दिया इसने। उसने क्या बोला कि देखो आप अरेंज करो और 8वें वाले की जो प्रॉपर्टी होगी वो पहले वाले से मैच करेगी। इसी को उसने बोला न्यूलैंड ऑक्टेव। और इसी को उसने बोला कि देखो जैसे सुर नहीं होते, सा रे गा मा पा धा नी, सा नी के बाद वापस सा आता है, तो यहाँ पर भी वही होगा। ठीक है, ओके। लिमिटेशंस क्या थे इसके, दिस वॉज नॉट एप्लीकेबल थ्रू आउट अरेंजमेंट, इट वॉज एप्लीकेबल टिल कैल्शियम। ये देखो ये कैल्शियम तक तो ठीक है। आप इन तीनों को ऑब्जर्व करेगा, टाइटेनियम, मैंगनीज, आयरन, इसको देख रहे हो। आयरन को किस में डाल रखा है, ऑक्सीजन सल्फर की कैटेगरी में डाल रखा है। अरे ऑक्सीजन गैस है, कहाँ गैस और कहाँ आयरन, कुछ भी है ना, दिख रहा है। यहाँ पर देखो पहले वाले फिर भी ठीक है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, लगभग सेम प्रॉपर्टीज है, चलता है। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन
की जरूरत पड़ती है, फ्लोरीन को भी पड़ती है, हाइड्रोजन को भी पड़ती है। ठीक है, चलो समझ में आता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, सोडियम भी देता है, पोटेशियम भी देता है, चलो समझ में आता है। कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम दोनों एक दो इलेक्ट्रॉन देते हैं, समझ में आता है। आखिरी वाला यार, ऑक्सीजन कहाँ नॉन मेटल और कहाँ आयरन मेटल है, कहाँ ऑक्सीजन हवे में है और कहाँ आयरन मेटल की फॉर्म में है, तो बड़ा अजीब है। सिमिलरली इसको देखो, टाइटेनियम, टाइटेनियम को तुमने कार्बन के साथ डाला हुआ है। कार्बन क्या है, कार्बन अलग, कोयला देखा है, कार्बन ही होता है वो कहाँ और टाइटेनियम कहाँ। तो क्या बोल रखा है, कैल्शियम तक तो सब सही है, लेकिन बाद वाले बड़े ही अजीब थे। ठीक है, और इनको इस ग्रुप में डाल रखा था, I mean, इस कॉलम में उसने डाल रखा था। तो ये इसका लिमिटेशन हो गया, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी सेम होनी थी तो सबकी होनी थी, किसी की है किसी के नहीं है, इसका मतलब गड़बड़ तो है भाई। उसके बाद अगला क्या इसकी प्रॉपर्टी थी, यहाँ पर लिमिटेशंस क्या थे इसके। एलिमेंट डिस्कवर्ड आफ्टर न्यूलैंड ऑक्टेव डिड नॉट फॉलो लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब ठीक है, बंदा यहाँ तक तो बना के चला गया आयरन, ठीक है, बंदा बना के तो आयरन तक गया, गड़बड़ी तो यहाँ पर भी थी, और गड़बड़ी तब हुई जब बाद में और डिस्कवर हुआ है। अब जब और डिस्कवर हुआ तो फिर कैसे बिठाओ भाई, वापस सारे गामा के अंडर में बिठाओ, और जब लोग अरेंज करने को जाएं तो तकलीफ आ जाए। तो यहाँ तक तो जैसे तैसे करके बना दिया, काम हो गया, इस बंदे का चला गया, लेकिन इसके बाद जो डिस्कवर होंगे उसका क्या, उसको जब बिठाएंगे तो गड़बड़ हो गई। तो ये इसके लिमिटेशंस थे। फिर उसके बाद मेंडलीव बोला कि भाई मैं भी हूँ, मेरी भी सुन लो थोड़ी। तो मेंडलीव ने जो अपना पीरियोडिक टेबल दिया उसमें उसने क्या किया, एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्म में अरेंज किया। हॉरिजॉन्टल को बोला गया पीरियड एंड वर्टिकल को बोला गया कॉलम। ठीक है, अच्छा ये जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है ये किस बेसिस पे, इसने क्या बोला कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। उसने बोला कि देखो जो भी प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, वो उनके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है, वो उनके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। ठीक है भाई, हमने भी मान लिया एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। तो फिर क्या, तो उसने इस वे में अरेंज किया। ठीक है, जैसा दिखा रखा है, हॉरिजॉन्टल पीरियड एंड वर्टिकल क्या कॉलम। एलिमेंट वर अरेंज्ड इन हॉरिजॉन्टल रोज, जिसको पीरियड्स बोला गया, एंड वर्टिकल कॉलम को ग्रुप्स बोला गया। अच्छा मेरिट क्या थे इसके, मेरिट का मतलब इसकी अच्छी बात क्या थी, तो क्या थी इसकी अच्छी बात कि वैकेंट प्लेस वर गिवन फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। अच्छा टेबल बनाने से ये फायदा हुआ, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने देखा एटॉमिक मास 1 एग्जिस्ट करता है, ठीक है भाई, 1 के बाद एटॉमिक मास 4 एग्जिस्ट करता है, फिर 7 एग्जिस्ट करता है, राइट। तो आप एक चीज देख रहे हो कि जो एटॉमिक मास में जो इंक्रीमेंट है वो 2-2, 3-3, 4-4 डिजिट का है। अब मान लो ऐसा हुआ कि आप अरेंज कर रहे थे, एक एलिमेंट था जिसका एटॉमिक मास निकल के आया 100, और 100 के बाद अगला वाला क्या होना चाहिए था, 104, 105 होना चाहिए था, फिर उसके अगला वाला 108, 110 के करीब होना चाहिए था। मान लो 100 के बाद सीधा 130 आए, इसका मतलब क्या है कि बीच में कुछ तो भी है जो पता नहीं है अभी, क्योंकि एक मेजर गैप है। इसका मतलब क्या है, एक मेजर गैप है। अगर हर एक के कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स का आपस में मास का जो डिफरेंस है वो 3-4 AMU से अगर वेराई कर रहा है तो चलो समझ में आ रहा है, 3, 4, 5, 6 भी पकड़ सकते हो। एक प्रॉपर एक ऑर्डर होना चाहिए, सडनली एक बहुत बड़ा गैपिंग है इन बिटवीन, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ तो है जो स्टिल अनडिस्कवर्ड है। तो इसके पीरियोडिक टेबल से ये समझ में आया कि नहीं, कुछ तो भी है यहाँ पर बीच में जो अभी तक अनडिस्कवर्ड है। तो इसके लिए उसने वैकेंट जगह छोड़ दी, वैकेंट प्लेसेस वर गिवन फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। When noble gas were discovered, a new group जिसको जीरो ग्रुप बोला गया was created for them without disturbing other। अभी न्यू लैंड होता है या डोबरनियर होता तो इसका पूरा डिस्टर्ब हो जाना था, क्योंकि भाई नए एलिमेंट आए, अब इसको फिट करके दो, फिर पुराना वाला चेंज करके फिर नया याद करो। लेकिन इसने क्या बोला, कोई बात नहीं, ये जो नोबल गैसेस मिली ना, इसको हम क्या करते हैं, इसके लिए अलग ही कॉलम बना देते हैं, करेक्ट, बाकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा नोबल गैस बाद में ही डिस्कवर हुई होंगी, द रीजन बीइंग रिएक्ट तो करती नहीं है, तो आइडेंटिफाई भी नहीं हुई होंगी। हमको पता कैसे चलता है कि कोई केमिकल है वहां पर मौजूद है कि नहीं, हम रिएक्शन करके देखते हैं। तो रिएक्शन दिया ना उसने, रिएक्शन का टेस्ट दिया ना, इसका मतलब कि वो सब्सटेंस वहां पर मौजूद है। जैसे नाइट्रोजन होगा तो नाइट्रोजन टेस्ट देगा, हाइड्रोजन होगा हाइड्रोजन टेस्ट देगा, सब अपना अपना टेस्ट देते हैं। जैसे कोई मेटल है, मेटल अगर जलेगा तो लाल कलर की फ्लेम निकलेगी, दूसरा मेटल है ग्रीन कलर की निकलेगी, तीसरा येलो कलर की निकलेगी। जानते हो ना, जैसे दिवाली में जो रॉकेट होता है, रॉकेट में डिफरेंट मेटल्स उसमें भरे जाते हैं बारूद के साथ साथ, तभी तो वाइड वैरायटीज ऑफ कलर का वो बन करके आता है जब फूटता है वो ऊपर, राइट। क्योंकि सब मेटल का अलग अलग मेटल का एक अलग अलग कलर होता है जलने का। तो कुछ तो आउटकम दिया ना उसने, तो डिस्कवर हो जाएंगे। अरे जो आउटकम ही नहीं दे रहा, रिएक्ट ही नहीं कर रहा, वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पता करना। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कोई ऐसा स्पीशीज रहे जिसको आज नहीं तो कल पता चले और वो नोबल की कैटेगरी में रहे, उसके लिए हम लोग अलग ग्रुप बना देंगे, तो बना दिया अलग ग्रुप, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं हुए, बाकी अच्छी बात है। अच्छा डीमेरिट इसके क्या थे, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज कंट्रोवर्शियल। हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन कहाँ है, क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन को देखते हैं
तो हाइड्रोजन की खासियत क्या है, एक इलेक्ट्रॉन देता है तो एक इलेक्ट्रॉन लेता है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या इसको देने वालों के ग्रुप में रखना चाहिए, और ये एक इलेक्ट्रॉन लेता भी है तो क्या इसको लेने वालों के ग्रुप में रखना चाहिए, ये समस्या हो गई है ना। क्या इसको उसमें कैटेगरी में रखें जिनकी वैलेंसी +1 है, या उस कैटेगरी में रखें जिनकी वैलेंसी -1 है। +1 वैलेंसी किसकी है, जैसे लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रूबिडियम, सीजियम एक्सेट्रा, ये वो कैटेगरी है जिनका +1 है ना वैलेंसी। और एक वाला ग्रुप है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाला ग्रुप का क्या -1 है, तो उसमें डालें या इसमें डालें, क्योंकि करता ये दोनों है। दूसरा इसका डीमेरिट क्या है, सम एलिमेंट पोजिशन वर स्वैप्ड ड्यू टू प्रॉपर्टी इशू। होना क्या चाहिए था, एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करोगे तो क्या होगा, कम एटॉमिक मास वाले को पहले रखो, बाद ज्यादा वाले को बाद में रखो, ऐसे होना चाहिए था। लेकिन बंदे ने क्या किया, स्वैप कर दिया। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही। तो समस्या क्या हो रही है, एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर रहा है तो प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही, प्रॉपर्टी मैच करने जा रहा हो तो एटॉमिक मास में गड़बड़ आ रही है। तो लोगों को लगेगा ही ना कि यार बना के तो दिया है लेकिन ये बीच बीच में क्या आ रही है, तो ये डिमेरिट है। पोजीशन फॉर आइसोटोप वर चैलेंज्ड, वॉज चैलेंज, मतलब अभी आइसोटोप, अब तुम करोगे एटॉमिक मास के हिसाब से चीजों को अरेंज तो क्या होगा, हाइड्रोजन बोलेगा मेरे तो 3 भाई हैं, H1, H2, H3, मालूम है ना, हाइड्रोजन का पहला भाई प्रोटियम, दूसरा भाई ड्यूट्रियम, तीसरा भाई ट्रिटियम। अब तुम अगर मास के हिसाब से सोचोगे तो तीनों बोलेंगे ना कि मुझे भी जगह चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। हाँ, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे होता तो क्या बोलते हैं, तुम तीनों को एक ही जगह मिलेगी, क्योंकि हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे सोच रहे हैं। एटॉमिक मास के बेसिस पे सोचेंगे तो जगह तो 3 बनानी पड़ेगी इसके। अब किसी के 5 आइसोटोप होंगे तो क्या 5 डब्बे बनाओगे, उसके लिए 6 होंगे तो 6 दबाओगे, तो ये बड़ी समस्या होगी। तो पोजीशन फॉर आइसोटोप वाज चैलेंज, ठीक है। Increasing order of atomic mass was not uniform, so it was difficult to predict unknown element between two heavy metals. Now, समस्या क्या है, वैसे तो पुराने मालों के मुकाबले ये काफ़ी बेटर था, लेकिन फिर भी होता है कि और भी गुंजाइश हो सकती है बेटर बनने की। अब इसने जब एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया तो इतना तो पता है कि अगर 2 एटॉमिक मास के बीच में गैपिंग बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब बीच में कुछ तो भी है जो अभी भी अनडिस्कवर्ड है। लेकिन कितने हैं, एक स्पीशीज निकलेगी, 2 निकलेगी, 3 निकलेगी, कितने निकलेगी वो पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास वाज नॉट यूनिफॉर्म, सो इट वाज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट अननोन एलिमेंट बिटवीन 2 हेवी मेटल। इतना तो पता है तो सही, पर कितना है, कौन है, क्या है वो पता नहीं चल पा रहा था। तो ये लिमिटेशंस थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। अब जो इसके बाद शुरू होता है दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसकी शुरुआत करी हेनरी मॉजली के एक आइडिया से। हेनरी मॉजली ने क्या किया, ये डिफरेंट एलिमेंट लिए, उसके ऊपर रेडिएशन मारा। रेडिएशन मारने के बाद जो रिफ्लेक्टेड लाइट थी, ठीक है, उसको उसने चेक किया और एक ग्राफ प्लॉट किया। और वो जो ग्राफ था एटॉमिक नंबर वर्सेस रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड रेडिएशन, ठीक है। किसका ग्राफ था वो, एटॉमिक नंबर वर्सेस रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एमिटेड का ग्राफ था वो। अच्छा, इसका मतलब क्या, जरा समझो। आपको मालूम है ना कि जो लाइट है वो 7 कलर से बनी है, विबग्योर उसको बोलते हैं, VIBGYOR। आप एक चीज सोचो, आपकी ड्रेस ब्लू क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि जो भी लाइट इसके ऊपर पड़ रही है ये बाकियों को एब्जॉर्ब कर रहा है और ब्लू को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए ब्लू दिखाई दे रहा है। वो येलो क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है उसमें से वो येलो को रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाकियों को एब्जॉर्ब कर रहा है, करेक्ट ना, ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, कोई चीज ब्लैक क्यों दिखाई दे रही है, वो ब्लैक क्यों दिखाई दे रहा है, वो इसके लिए क्योंकि जो भी लाइट पड़ रही है सब एब्जॉर्ब कर दे रहा है। इसलिए बोलते हैं ना कि गर्मियों में ब्लैक नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ब्लैक सब एब्जॉर्ब कर लेता है और बदले में हो जाती है गर्मी, तो तकलीफ वाला काम है वो। गर्मियों में क्या पहनने का, सफ़ेद, क्योंकि लाइट पड़ी सफ़ेद, रिफ्लेक्ट भी हुआ सफ़ेद, इसका मतलब एब्जॉर्ब क्या हुआ, लगभग कुछ नहीं। इसके लिए व्हाइट क्लॉथ अपने को कैसे होते हैं, एकदम ठंडे पड़ते हैं गर्मियों में। तो जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर लाइट मारते हैं और उसका कुछ भी हमको कलर दिखाई देता है, वो इसके लिए क्योंकि वो कलर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर भी यही हुआ, उसने रेडिएशन मारा डिफरेंट एलिमेंट के ऊपर, और वहाँ से जो निकलने वाली जो रेडिएशन थी, एमिट होने वाली रेडिएशन थी, उसको उसने क्या किया, स्टडी किया और एक ग्राफ बनाया, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एमिटेड वर्सेस एटॉमिक नंबर का। उसने देखा कि अरे ये तो ग्राफ सीधा बन रहा है, इसका मतलब हो ना हो जो भी ये प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसका कहीं ना कहीं एटॉमिक नंबर से कुछ संबंध है, मास से नहीं है। किससे संबंध है, एटॉमिक नंबर से। तो यहाँ से आइडिया पिच हुआ कि इससे पहले जितने भी लोग थे एटॉमिक मास के हिसाब से काम कर रहे थे, इसके लिए ढंग से नहीं बना पा रहे थे, राइट।
हम एक काम करेंगे, हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बनाएंगे, ठीक है, हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बनाएंगे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो बोला जाता है लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो भी होंगी एलिमेंट्स की वो किसका फंक्शन है, उसके एटॉमिक नंबर का। प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे करके एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे करके उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो याद रखना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, पुराना वाले जो जितने भी थे वर बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस, क्लियर। अच्छा, अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं या फिर एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल डिवाइड बाय एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये एक पीरियोडिक टेबल है जिसकी फोटो मैंने आपके सामने रखी है, लेकिन आपको खुद से भी पीरियोडिक टेबल बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो अब ये लोड नहीं हो रहा है, दिखाता हूं मैं आपको कैसे। फिलहाल इसी पे ही देखते हैं हम लोग। सी, ये पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में आपके पास हैं 7 रोज, करेक्ट, 7 रोज है, एंड आपके पास हैं 18 कॉलम्स। तो रोज को बोला जाता है पीरियड एंड वर्टिकल वालों को बोला जाता है कॉलम, ठीक है। अब आप यहां पर एक चीज नोटिस करें, पहली वाली रो में या पहले वाले पीरियड में, ये पहला वाला पीरियड है हाइड्रोजन वाला, इसमें 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो क्या मैं बोल सकता हूं पीरियड नंबर 1 इज द शॉर्टेस्ट, क्योंकि इसके पास 2 ही एलिमेंट है। ये देखिए, दिस इज द पीरियड नंबर 1, ठीक है, शॉर्टेस्ट है, सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। अब ये आ गया पीरियड नंबर 2, कितने एलिमेंट, 1 2 से लेकर के 3 4 5 6 7 8, करेक्ट, 8। तो पीरियड नंबर 2 एंड 3 में 8 एलिमेंट है, दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हो गए, 8 एलिमेंट ईच। नाउ पीरियड नंबर 4 एंड 5, ये देखिए, ये पीरियड नंबर 4 है एंड ये पीरियड नंबर 5 है, ठीक है। पीरियड नंबर 4 एंड 5 में देखिए कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, करेक्ट। तो पीरियड नंबर 4 एंड 5 में अगर आप देखें तो आपको 18 एलिमेंट ईच मिलेंगे, इसलिए पीरियड नंबर 4 एंड 5 आर नोन एज लॉन्ग पीरियड, क्योंकि उसमें 18 एलिमेंट है ईच। पीरियड नंबर 1 में 2 ही एलिमेंट है, पीरियड नंबर 1 में 2 ही एलिमेंट है, पीरियड नंबर 2 में एंड 3 में 8 एलिमेंट है, 4 एंड 5 में 18 है, 4 एंड 5 में 18 है। अब बात आती है पीरियड नंबर 6 की, ये देखिए, ये है पीरियड नंबर 6। पीरियड नंबर 6 में टोटल 32 एलिमेंट है। अब आपके मन में आएगा व्हाट सर 32 कहां से हो गए, क्योंकि इसकी भी तो लेंथ उतनी है। जी नहीं, अगर आप यहां पर नोटिस करें तो यहां पे ये देख रहे हैं एटॉमिक नंबर 55 है, ये 56 है, करेक्ट। उसके बाद सीधा 71 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि बीच में कुछ तो भी एक ऐसी सीरीज है जो छुपी हुई है। कहां छुपी हुई है, जैसे आपने इंटरनेट पे देखते हो ना आप कि कोई लिंक है, लिंक को क्लिक किया तो नया पेज खुला, ये बिल्कुल वैसा ही है, क्लिक किया नया पेज खुला। अब वो जो पेज है वो दिखता नहीं है, लेकिन आपको मालूम है ना कि वो इसी पेज के अंदर है। उस पेज में एंटर करने के लिए इस पेज में जाना जरूरी है, तब तो आप उसको क्लिक करोगे, सही बात है। यहां पर भी एग्जैक्टली वही है, ठीक है। तो याद रखना यहां पे 18 एलिमेंट तो है ही, यहां पर 18 एलिमेंट तो है ही, लेकिन यहां पर बीच में एक और सीरीज आती है, इसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, और एफ ब्लॉक एलिमेंट में और 14 एलिमेंट है। कहां दिखाया गया, ये देखो, आपको ये दिख रहा है क्या, ये वाला कलर क्या बोलते हैं इसको, पर्पल कलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लड़कियां बहुत अच्छे से बता सकती हैं, क्या सा कलर है ये पिंक है, तो नीचे वाला क्या है, अच्छा, ओह माय गॉड, बेबी पिंक, डार्क पिंक, लाइट पिंक, ठीक है, जो भी पिंक है ये, ठीक है। मैं वायलेट बता रहा हूँ क्योंकि मुझे तो वायलेट जैसा ही दिख रहा है ये, ओके। अब इस कलर को देखो, नीचे वाला पिंक बोलेंगे हम लोग, ऊपर वाले को वायलेट बोलेंगे, ठीक है। वायलेट को देखो, ये वायलेट और ये वाली सीरीज देख रहे हो, ये भी वायलेट वाली सीरीज दिखाई दे रही है आपको। इसका मतलब ये जो ऊपर वाली सीरीज है ना, ये LA से लेकर के YB, दैट मींस 57 से लेकर के 70, वो यहाँ बीच में है। देखो ये 56 है और ये 71 है ना, 56 है और ये 71 है, इसका मतलब बीच का कुछ तो भी गायब है। वो गायब कहां लिखा गया, यहां पर। अच्छा, यहां पर क्यों नहीं लिख दिया भाई, पेज बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, तो ठीक है, स्टार मार्क किया हुआ है कि बच्चों ये जो स्टार मार्क है वो ये वाली लाइन है, करेक्ट। तो 18 तो है ही, प्लस ये बीच में जो गायब है उसको नीचे लिखा हुआ है। और कितने हैं ये देखो, जो गायब वाले जो अलग से दिखा रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, करेक्ट, 14 है ये।
इसीलिए इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट बोला गया है। आपको मालूम है ना एफ ब्लॉक एलिमेंट, राइट? एफ ब्लॉक एलिमेंट आप जो भरते थे ना एस पी डी एफ, क्या है? आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर एस में गया तो एस ब्लॉक एलिमेंट, आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर पी में गया तो पी, डी में गया तो डी और एफ में गया तो एफ। तो ये वो सीरीज है जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ सब ऑर्बिट में जाता है, क्योंकि याद है ना एफ इज अ सब ऑर्बिट। कोई ऑर्बिटल बोले तो क्या होगा? तो ऑर्बिटल मतलब जो उसके भी नीचे आते हैं। तो आपको मालूम है ना एफ सब ऑर्बिट में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना कि एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं। डी में कितने होते हैं? 5 होते हैं। डी के नाम याद रखने पड़ेंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, करेक्ट। पी में कितने होते हैं? पी में 3 होते हैं। क्या नाम है उनके? पी एक्स, पी वाई, पी जेड, करेक्ट। और इसमें ऐसे ही होता है, करेक्ट, राइट, ठीक है। तो देख रहे हो 18 ये हो गए प्लस 14 ये वाले हो गए, करेक्ट। तो कितने हो गए? 32। तो व्हाट आर ये जो ग्रुप में ये पीरियड नंबर जो 6 है, पीरियड नंबर 6 को क्या बोला गया? लॉन्गेस्ट पीरियड। पीरियड नंबर 7 को कहा गया इनकम्प्लीट पीरियड। इनकम्प्लीट पीरियड पीरियड नंबर 7 को। वाई इनकम्प्लीट? क्योंकि यहां पर ऐसा हुआ है कि ठीक है 108 तक सब सही है, इसके बाद वाले ये जो थे ना ये वाले, ये तो वैसे हैं, आर्टिफिशियली कुछ कुछ बनाए गए हैं, ठीक है। नेचुरल एग्जिस्टेंस नहीं है इनका नेचुरल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये बनाया गया है, ठीक है, आर्टिफिशियली इनको बनाया गया है। तो पहले तक सिर्फ इतने तक ही थे, ये 108 तक आप पकड़ लीजिए, इतने तक ही एग्जिस्ट करते थे, ये लाइन खाली पड़ी थी, इसलिए बोला जाता है इनको इनकम्प्लीट पीरियड, ठीक है। आपने लैबोरेटरी में बनाया, डाल दिया, उसमें भरने के लिए भर दिया है, पर नेचुरली देखें तो हम बोल सकते हैं कि 7th जो पीरियड है वो इनकम्प्लीट ही है नेचुरली, करेक्ट। तो समझ गए, पीरियड नंबर 1 को क्या बोला जाता है? शॉर्टेस्ट पीरियड, क्योंकि 2 ही एलिमेंट है, 2 और 3 में 8 एलिमेंट है ईच, इसलिए बोला जाता है शॉर्ट पीरियड। 4 और 5 को बोला जाता है लॉन्ग पीरियड, इसमें 18 एलिमेंट ईच। पीरियड नंबर 6 को बोला जाता है लॉन्गेस्ट पीरियड, इसमें 18 प्लस 14 32 एलिमेंट है। 18 डी ब्लॉक वाले, ठीक है, सॉरी नॉट डी ब्लॉक, इसमें एस डी और पी वाले आ जाते हैं इन 18 में, जबकि 14 जो है ये प्योर एफ वाले हैं, तो 32 एलिमेंट है। एंड पीरियड नंबर 7 को कहा जाता है इनकम्प्लीट पीरियड, करेक्ट है एवरीवन? चलिए ठीक है। अब इसमें जैसे कि आप लोग को भी पहले से ही जानते हैं, आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो पढ़ा ही है, ये जो पहला वाला ब्लॉक है, देख रहे हो, इस पहले वाले ब्लॉक को एस ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। ये फर्स्ट ग्रुप है और ये सेकंड ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, होता है ना। ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, इसका क्या होता है 1s2। 3 से लेकर के 12 तक को कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। सो दीज आर द डी ब्लॉक एलिमेंट। 13 से लेकर के 18 तक को कहा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट, और ये जो अलग से 2 दिए गए दीज आर नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब जैसे कि इन दोनों फर्स्ट वाले 2 ग्रुप का मैंने बोला 1s1 1s2, तो इनका क्या है, डी का क्या है, पी का क्या है, एफ का है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जरा देखिए, ये छोटा सा एक डायग्राम दे रखा है। ये एस मैंने बताया ना, पहले वाले 2 ग्रुप एस ब्लॉक, बीच वाला क्या है डी ब्लॉक, आखिरी वाला क्या है पी ब्लॉक, और जो सबसे नीचे वाला दैट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट। नाउ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक को कलेक्टिवली कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्यों रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट? क्योंकि पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज को आप इन दोनों में समा सकते हो, क्योंकि जो बीच वाली जो स्पीशीज है, ये डी ब्लॉक वाली, एफ ब्लॉक वाली, इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना, ये एस और पी की प्रॉपर्टीज का एवरेज है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एस वालों को पूछते हो कि तुम क्या हो, वो बोलते हैं हम मेटल हैं। तुम पी वालों को पूछते हो क्या हो, वो बोलते हैं हम नॉन मेटल हैं। तुम बीच वालों को पूछते हो क्या हो, तो बोलते हैं भाई हम दोनों ही करते हैं। तो दोनों करते हैं मतलब, अगर आप एस ब्लॉक वाले से पूछोगे तुम कौन से टाइप के बॉन्ड बनाते हो, वो बोलेंगे हम मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। व्हाई? बिकॉज वी आर मेटल। आप पी ब्लॉक वालों को पूछेंगे कौन से बॉन्ड बनाते हो, वो बोलेंगे हम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉन मेटल, हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, हमको शेयर करना पड़ता है, दैट्स व्हाई वी फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तुम डी वालों को जब पूछते हो तो क्या बनाते हो, डी ब्लॉक वाले बोलते हैं कि हम दोनों बनाते हैं, मेटेलिक भी बनाते हैं, हम कोवेलेंट भी बनाते हैं, हम दोनों बना सकते हैं, राइट। इसी वजह से ये काफी स्ट्रांग होते हैं नेचर में। आयरन देखो कितना स्ट्रांग है कि नहीं, सख्त है, कॉपर सख्त है, टाइटेनियम, टंगस्टन, क्योंकि ये दोनों टाइप के बॉन्ड बना लेते हैं। जबकि एस ब्लॉक वाले जो मेटल हैं, जैसे सोडियम, सोडियम चीज के जैसा रहता है, उसको आप चाकू से कट कर सकते हो। मेटल को कट कर सकते हो क्या चाकू से? एक सिक्का ले लो कोई भी, उसको चाकू लो और देखो कट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। समझ में आया? क्योंकि जो एस ब्लॉक वाले हैं ये मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, पी ब्लॉक वाले कोवेलेंट बॉन्ड, और ये बीच वाले दोनों ही मेटेलिक एंड कोवेलेंट। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे ना डी ब्लॉक एलिमेंट, तब आपको समझ में आएगा कि कौन से इलेक्ट्रॉन है, कौन से वाले इलेक्ट्रॉन जो मेटेलिक बनाते हैं, कौन से वाले इलेक्ट्रॉन है जो कोवेलेंट बनाते हैं, ठीक है। ऑलराइट,
सो एस एंड पी को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। नाउ 1A एंड 2A, अच्छा 1A का मतलब क्या? फर्स्ट ग्रुप को ही बोला जा रहा है, एंड 2A का मतलब सेकंड ग्रुप को ही बोला जा रहा है। ओके, अच्छा एक बात याद रखना बच्चे लोग, ये जो पीरियोडिक टेबल है आपको इसमें ये तो बहुत अच्छे से मालूम है कि ग्रुप यहां पर 1 से लेकर के 18 तक है। कई बार क्या किया जाता है कि ये जो 3 से लेकर के 12 तक का जो ग्रुप है इसको इग्नोर मार दिया जाता है। इग्नोर मारने का मेरा मतलब क्या है? वो क्या कहते हैं कि S और P ही रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, S एंड P आर द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, तो इन बीच वालों को इंक्लूड मत करो। इसलिए उनका क्या कहना है कि ये ग्रुप नंबर 1 है पहला वाला, ये ग्रुप नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 3 वाला आप सीधा 13 को पकड़ो। ग्रुप नंबर 13 क्या है? थर्ड वाला, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, और ये क्या है? 8। तो यहां पे एक पंगा हो जाएगा कि अरे, तो फिर लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे जब आप बोलेंगे ग्रुप नंबर 3, तो लोग क्या समझेंगे? एक्चुअली ग्रुप नंबर 3 समझेंगे या ग्रुप नंबर 13 को समझेंगे? तो उन्होंने क्या बोला कि व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे ना एक नाम रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं? इस पहले वाले को हम बोलेंगे 1A, इस पहले वाले का क्या नाम होगा? 1A, दूसरे वाले का 2A, और 3A का मतलब 13th ग्रुप, 4A का मतलब 14th ग्रुप, 5A का मतलब 15, 6A का मतलब 16। समझ में आया? तो जहां कहीं पर भी A लिखा हो, A 1A 2A 3A 4A, तो 3A का मतलब समझ जाइए कि वो 13th ग्रुप की बात कर रहा है, 4A का मतलब वो 14th ग्रुप की बात कर रहा है। ठीक है, अब अलग अलग जगह के लोग ना ये अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जरूरी नहीं कि आपको हर बार ग्रुप नंबर जो 13th ग्रुप को 3rd A में दिखाई दे, हो सकता है कोई और टर्म का यूज करे, हो सकता है, तो वो आपको एक बार देखना पड़ेगा कि ऊपर इनिशियल्स में क्या दे रखा है उन्होंने। ठीक है, उसी के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल जो मैंने यहां पर कर रखा है वो ये है कि फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप आर कंसिडर्ड एज 1A एंड 2A, 13th ग्रुप इज 3A, 14th 4A, 5A, 6A, 7A, और लास्ट वाला क्या है? 8A। समझ गए? तो यहां से मैं इसको मिटा देता हूं एंड इसकी जगह मैं लिख देता हूं दिस इज 1A। ठीक है, ये क्या है? 2A, और फिर 3A ये वाला होगा, फिर ये वाला 4A, ये 5A, 6A, 7A, और ये लास्ट में 8A। करेक्ट? चलिए अब इसी के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे आगे। तो देखो क्या बोल रखा है, 1A जिसमें लिथियम, पोटेशियम, सॉरी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम आता है। राइट? कॉन्फ़िगरेशन क्या है इनका? NS1। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS1। NS1 इज नोन एज अल्कली मेटल। इनको क्या बोला जाता है? अल्कली मेटल। इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन बैलेंस होता है। ठीक है, ग्रुप नंबर 2A में आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2। इनको कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो कोई बोले अल्कली मेटल, इसका मतलब ग्रुप नंबर 1 की बात कर रहा है, कोई बोले अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसका मतलब ग्रुप नंबर 2 की बात कर रहा है। और इनके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप जरा एक चीज समझिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। अब इसके पास ऊपर वाले पहले ग्रुप के पास है 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा या 7 इलेक्ट्रॉन लेना? 1 इलेक्ट्रॉन देना, ज्यादा आसान क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन देना। तो देयरफॉर इनकी जो वैलेंसी होती है वो +1 होती है। क्यों? क्योंकि ये देना पसंद करते हैं। ये दूसरा वाला जो ग्रुप है 2 इलेक्ट्रॉन है इनके वैलेंस में, तो 2 देना आसान है या 6 लेना आसान है? 2 देना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं। और याद रखो मेटल उन्हीं को बोला जाता है जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सके। बिजली की तार बिजली क्यों कंडक्ट कर पा रही है? क्योंकि दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे हुए? क्योंकि जो एटम है अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कहता है कि जा बिंदास घूमे, ऐसे कोई टेंशन नहीं, तो नहीं भी रहेगा तो अच्छा ही है, मेरा ऑक्टेट पूरा रहेगा, मैं ज्यादा स्टेबल रहूंगा, तो इलेक्ट्रॉन हो जाता है फ्री। तो ये जो घरों में आपके वायर है, कॉपर की वायर लगी हुई है, इसके अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है और यही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, कलेक्टिवली 1 एंड 2A को क्या बोला जाता है? एस ब्लॉक एलिमेंट। करेक्ट? तो जैसे कि फर्स्ट ग्रुप में मैंने आपको बताया कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इनका, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन NS1। इन सभी का आप देखो, लिथियम का देखो, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 आया, 2s1। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 2s2 2p6 3s1, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आखिरी वाला क्या है? 3s1। इन सब का ये आखिरी वाला NS1 ही रहेगा। अब NS में n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। समझ में आया? समझ में आया या दोबारा से समझाऊं? चाहिए तो मैं दोबारा एक बार समझाता हूं। जैसे लिथियम की आप बात करते हैं ना, तो लिथियम का क्या होता है? 1s2 2s1, तो आखिरी क्या है? 2s1 है। लिथियम के बाद सोडियम की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s1। तो देखो अगेन यही आया। उसी तरीके से पोटेशियम की बात करेंगे तो डैश 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 करके जो आखिरी वाला आएगा वो 4s1 आएगा। हमको किससे मतलब है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पर गया? तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? S1 में ही जाएगा। और n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है?
आखिरी वाला ऑर्बिट। तो लिथियम का आखिरी ऑर्बिट 2 है, पोटेशियम सोडियम का 3 है, पोटेशियम का 4 है, करेक्ट ना। लिथियम के पास क्या 2 ही ऑर्बिट है। वैसे तो ऑर्बिट इनफाइनाइट होते हैं, पर इलेक्ट्रॉन कौन से में है, 2 में ही है, सोडियम के 3 में है ना, और पोटेशियम के 4 में है। क्लियर, ये चीज समझ में आए। तो आखिरी का जो कॉन्फ़िगरेशन है दिस इज S1। नाउ सवाल यह है कि ये क्या मतलब है अल्कली अल्कलाइन, इसका मतलब क्या है। मतलब यह है कि इन एलिमेंट्स का अगर आप हाइड्रोक्साइड बनाओगे, हाइड्राइड बनाओगे, ऑक्साइड बनाओगे, सबका नेचर बेसिक होगा। सबका नेचर क्या होगा, बेसिक। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम उठा लो और सोडियम का हाइड्रोक्साइड बना लो NaOH, क्या उसका नेचर बेसिक होता है। क्या NaOH इज अ बेस, राइट ना। NaOH क्या है, बेस है। KOH उठा लो, बेस है। MgOH उठा लो, बेस है। तो ये जितने भी स्पीशीज हैं, ये फर्स्ट वाली एंड सेकंड वाली, इनके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड, इन सब का नेचर कैसा है, बेसिक है। इसलिए इनको बोला जाता है अल्कली। अल्कली मतलब बेसिक नेचर रखने वाले। इस सेकंड कैटेगरी को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जा रहा है। अर्थ मेटल का मतलब क्या है कि ये अर्थ के क्रस्ट पे मिल जाएंगे बड़े आराम से। सपोज तुमको कैल्शियम चाहिए, क्या कैल्शियम के लिए तुमको बहुत ज्यादा खुदाई करनी पड़ेगी जमीन के अंदर, या कोई रिएक्शन कराना पड़ेगा, आराम से मिल जाता है। हमारी हड्डियों में होता है कैल्शियम, मिल जाएगा आराम से, है ना। उसी तरीके से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम समुद्र के पानी में मिल जाता है। आपको मालूम है जो पानी हार्ड वाटर हो जाता है, बोलते हैं ना कि समुद्र के पानी से कपड़े नहीं धोए जा सकते। क्यों नहीं धोए जा सकते हैं, क्योंकि समुद्र के पानी में मैग्नीशियम 2+ एंड कैल्शियम 2+ होता है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम होता है। तो भाई क्या प्रॉब्लम है उससे, प्रॉब्लम यह है कि मैग्नीशियम 2+ एंड कैल्शियम 2+ सोप के मॉलिक्यूल को तोड़ देता है, आई मीन डिस्टॉर्ट कर देता है, उसको करप्ट कर देता है। अब करप्ट कर देगा तो साबुन साबुन नहीं रहेगा, तो कपड़े कहां से धोएगा। इसलिए हार्ड वाटर में कपड़े नहीं धोए जाते हैं। तो सर कैसे धोएंगे हार्ड वाटर में कपड़े। तो कपड़े धोने का एक तरीका तो ये है कि आप क्या कीजिए कि डिटर्जेंट यूज करिए। डिटर्जेंट बनाया ही इसलिए गया था कि जो काम सोप ना कर सके हार्ड वाटर में वो कोई और करे, और वो कोई और कौन था, ये डिटर्जेंट था। तो डिटर्जेंट काम कर लेता है। उससे भी बेटर ये है कि पानी को थोड़ा गर्म कर लो, कपड़े धोते वक्त गर्म पानी से धो। अब गर्म पानी से धोगे तो 2 फायदे हो जाते हैं। फायदे ये हो जाते हैं कि एक तो हार्डनेस निकल जाती है, टेम्पररी हार्डनेस निकल जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज फायदा ये होता है कि सोप में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, सोप बोलो या चलो डिटर्जेंट ही बोलो, इनके मॉलिक्यूल्स को ढेर सारी एनर्जी मिल जाती है और ये काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। कभी तुम अपनी मम्मियों को देखोगे तो मोटा मोटा जो दर्री होता है ना, कंबल हो गया, दर्री हो गया, उसको गर्म पानी में धोते हैं वो लोग। कभी नोटिस करना, जो हल्के फुल्के तुम्हारी टी शर्ट ये सब तो ऐसे ही चलो डुबा दिए ठंडे पानी में, हो गया। लेकिन ये जो मोटे मोटे होते हैं ना, जैसे फर्श पे जो बिछाते हो उसको साफ करना हो, गर्म पानी से किया जाता है वो, ठीक है। आउटपुट जाता है इसीलिए। तो समझ गए अर्थ मेटल का मतलब क्या हो गया, अर्थ क्रस्ट पे आपको इजीली ये चीजें मिल जाएंगी। और अल्कली या अल्कलाइन का मतलब क्या हो गया कि इनका जो नेचर है, इनके जो कंपाउंड्स हैं, उसका नेचर बेसिक है। करेक्ट एवरीवन, ओके। अब आते हैं ग्रुप नंबर 3A पे। 3A का मतलब पीरियोडिक टेबल का कौन सा ग्रुप है, ये 13, करेक्ट 13th ग्रुप है। इसमें आता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, राइट। इसका कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP1। अच्छा, अंदर और भी कुछ हो सकता है, अंदर वाले से मतलब नहीं, हमको सिर्फ आखिरी के 1-2 देखने पड़ते हैं। तो इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP1 है, और इसको बोला जाता है बोरॉन फैमिली। करेक्ट, क्या कहा जाता है, बोरॉन फैमिली। इसके वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल देखें तो पीरियोडिक टेबल में हमको ये देखो, ये बोरॉन फैमिली दिखाई दे रहे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, राइट। तो ये जो है इसको कहा जाता है बोरॉन फैमिली। और इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। कैसे, बोरॉन का देख ही लो ना, बोरॉन एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 5। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या, 2,3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 3, करेक्ट। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास है वही एल्यूमिनियम के पास होंगे, वही गैलियम के पास होंगे, एक्सेट्रा, करेक्ट ना, ओके। तो दिस इज कॉल्ड एज बोरॉन फैमिली। नाउ ग्रुप नंबर 4A मतलब पीरियोडिक टेबल का 14th वाला ग्रुप, कार्बन, सिलिकॉन, एक्सेट्रा, ये जितने भी हैं, इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP2। इनको कहा जाता है कार्बन फैमिली। इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, राइट। मालूम है ना, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसकी वजह से वो एक प्रॉपर्टी शो करता है, कैटिनेशन। खुद ही खुद से जुड़ के इतना बड़ा नेटवर्क उसने बना लिया। और उसी नेटवर्क का एक एग्जांपल है डायमंड। डायमंड अपने आप में एक बड़ा नेटवर्क है, वो 3D ज्योमेट्री, आई मीन टेट्राहेड्रल उसका स्ट्रक्चर है। टेट्राहेड्रल मतलब ट्राइपॉड स्टैंड जैसा। आपने कभी डायग्राम देखा होगा डायमंड का, तो डायग्राम ऐसा दिखाया जाता है, इस वे में दिखाया जाता है। ये ट्राइपॉड स्टैंड, ये एक डायमंड के वो है, बॉन्ड है, फिर अगला डायमंड ऐसे कनेक्टेड है 3 उस पे, फिर अगला वाला इस पे कनेक्टेड है ऐसा करके,
फिर ये इस वे में इन्होंने काफी खूब बड़ा नेटवर्क बना रखा है, राइट ना। जैसे मार्केटिंग करते हैं ना लोग, एक बंदा दूसरे बंदे को इन्फ्लुएंस करेगा, दूसरा तीसरे को, मतलब एक का जो कनेक्शन है वो 4 के साथ है, फिर 4 का किसके साथ होगा, और 4 के साथ 16 कॉम्बिनेशन, 16 का और उसके साथ, तो मतलब समझ रहे हो, इस तरीके से बहुत बड़ा नेटवर्क ये बना लेते हैं। तो कार्बन जो ये नेटवर्क बनाता है उसकी बदौलत डायमंड बनता है, राइट। क्या ग्रेफाइट भी इसका ये एग्जांपल है? ग्रेफाइट जानते हो ना, पेंसिल की जो निब होती है दैट इज ग्रेफाइट। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट ये दोनों का कंपोनेंट सेम है, दोनों कार्बन से बने हुए। कल के दिन आप ग्रेफाइट से भी डायमंड बना सकते हो, अगर आप एप्रोप्रिएट टेम्परेचर और प्रेशर दें तो बन जाएगा डायमंड। आजकल मार्केट में मिल रहा है ना आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, अमेरिकन डायमंड, मतलब डायमंड तो भाई अफ्रीका से निकलते हैं, अमेरिकन डायमंड क्या है? अमेरिकन डायमंड मतलब ये है कि बनाया हुआ है, लेबोरेटरी मेड है। अब लेबोरेटरी मेड है तो जितना मर्जी उतना बनाओ, तो मार्केट में सप्लाई ज्यादा, तो जब सप्लाई किसी चीज की ज्यादा होती है तो रेट भी कम हो जाता है, राइट। हाँ, तो कार्बन की एक एलोट्रॉपी जो है वो डायमंड है और दूसरी एलोट्रॉपी ग्रेफाइट। एक तीसरा भी है, पता है आपको, बकमिस्टर फ्लोरेंस करके बोला जाता है, C60 वो भी है, पर अक्सर ये कम देखा गया है, ठीक है। C60 मतलब 60 कार्बन होते हैं उसके, फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है उसका। उसके बाद ग्रुप नंबर 5 है, तो पूरे पीरियोडिक टेबल का कौन सा ग्रुप है ये? 15th ग्रुप, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, ये सब आते हैं उसमें। कहां से? इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2 NP3। इनको कहा जाता है निकोजेंस या फिर नाइट्रोजन फैमिली। इनके वैलेंस में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। इनको निकोजेंस क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर सफोकेटिंग क्रिएटिंग एजेंट, ये सफोकेशन क्रिएट करते हैं। जैसा बोलते हैं ना, आंसू गैस डाल दिया, आतंकवादी छुपे थे एक रूम में, आंसू गैस डाल दिया तो बाहर आ गए, क्योंकि वो आंसू गैस क्या करती है? सफोकेशन क्रिएट करती है, करेक्ट, सफोकेशन क्रिएट करती है। तो अगर आपको कुछ भी ऐसी चीज बनानी हो जो सफोकेशन क्रिएट करे तो उसमें ये कंपोनेंट डाल दो, ठीक है। इसलिए इनको कहा जाता है निकोजेंस, बिकॉज दीज आर द सफोकेटिंग क्रिएटिंग एजेंट्स। उसके बाद ग्रुप नंबर 6 से ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलरियम एक्सेट्रा जो भी है, पोलोनियम, NH2 NP4, इनको कहा जाता है चैल्कोजेंस या फिर ऑक्सीजन फैमिली। इनके वैलेंस में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। चैल्कोजेंस का मतलब क्या होता है? ओर फॉर्मिंग। ओर जानते हो किसको बोलते हैं? ओर। देखो, तुमको अगर लोहा चाहिए तो क्या आसमान से टपकेगा? क्या करना पड़ेगा? जमीन से निकालना पड़ेगा, जमीन से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। अब जब तुमने जमीन को खुदाई किया, क्या सीधा लोहे का सरिया निकलेगा? टाटा स्टील निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्या करना पड़ेगा? मिट्टी उठाएंगे आप, उसको रिफाइन करेंगे, उसमें से देखेंगे। अब सवाल है क्या कि अच्छा मिट्टी में से लोहा निकलता है तो चलो एक हाथ मारू नीचे, मिट्टी निकल जाएगा लोहा? नहीं निकलेगा, क्योंकि जो भी आपको जमीन में पड़ा हुआ मिला सब मिनरल है, लेकिन ऐसे मिनरल जिसमें आप प्रॉफिटेबली किसी चीज को एक्सट्रैक्ट कर सको, किसी मेटल को, उसको ओर बोला जाता है। सब मिनरल है, लेकिन जिस मिनरल से आप प्रॉफिटेबली कुछ एक्सट्रैक्ट कर सको उसे ही हम ओर बोलेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, तुमने यहां पे महाराष्ट्र में ऐसा हाथ मारा जमीन में, मिट्टी उठाई, करेक्ट। तुमने बोला कि चलो लोहा निकालेंगे यहां से, ओके। तुमने हाथ मारा, मिट्टी उठाई लोहा निकालने के लिए, निकला लोहा निकला 10 रुपए का। एक हाथ मारोगे तो थोड़ी ना करोड़ों का माल निकलेगा। 10 रुपए का लोहा निकला। उस 10 रुपए के लोहे को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपका 40 रुपए खर्चा हो गया, तो क्या आप इसे ओर बोलोगे? ये मिनरल है, ओर नहीं है। आप गए दूसरी जगह पर, महाराष्ट्र के किसी बॉर्डर पे आप चले गए, वहां पर आपने हाथ मारा और जब आपने उसका लोहा बनाया तो आपने देखा कि वो जो लोहा 10 रुपए का मिला, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपका 2 रुपया खर्चा हुआ। तो क्या अब आप इसे और बोलोगे? यस, क्योंकि अब आप प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो। इसीलिए एवरीथिंग इज मिनरल, पर ऐसे मिनरल जिसमें से आप प्रॉफिटेबली कुछ एक्सट्रैक्ट कर सको आर नोन एज ओर। क्या मैं बोल सकता हूं ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर? बोल सकता हूं मैं? यस, बोला जा सकता है। तो ये जो स्पीशीज हैं इनको चैल्कोजेंस कहा जाता है बिकॉज ये ओर फॉर्मिंग है, मतलब कि
और को जब आप ध्यान से नोटिस करोगे ना, यू विल फाइंड कि यहां पर आपको ऑक्सीजन या सल्फर मिलेगा आपको, या ये जो बाकी स्पीशीज हैं ये भी मिल सकती है पर रेयरली मिलते हैं, ज्यादातर आपको ऑक्सीजन और सल्फर ही मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको लोहा चाहिए था, लोहा में आपको सीधा आयरन नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा Fe2O3, या आपको मिलेगा FeO, या मिलेगा Fe3O4, करेक्ट। कॉपर चाहिए था, सीधा कॉपर नहीं मिलेगा, या तो मिलेगा कॉपर ऑक्साइड या कॉपर सल्फाइड CuO, CuS। तो जो भी आपको मिल रहा है या तो ऑक्साइड के फॉर्म में मिल रहा है या तो सल्फाइड के फॉर्म में मिल रहा है। समझ में आया? करेक्ट ना? आप एक काम करना, एक लोहे का सरिया ऐसी जमीन में छोड़ देना कई सालों तक, आपको मालूम पड़ेगा जब छोड़ा था तो Fe था, ड्यू टू रस्टिंग वो FeO बन गया, या Fe2O3 बन गया, या Fe3O4 बन गया, या Fe2O3 डॉट समथिंग समथिंग H2O बन गया, राइट ना? तो मतलब उसका ऑक्सीडेशन होएगा ही, प्रकृति कर देती है, प्रकृति सब मेटल का ऑक्सीडेशन कर देती है। अब तुमको रिफाइन करके उसको प्योरेस्ट फॉर्म में लेके आना है, करेक्ट। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? ओर फॉर्मिंग, ठीक है। तो कल के दिन मान लो आप कोई वैसे हो खोज करने वाले जगह जगह कि यहां से क्या मिनरल निकल सकता है, वहां से क्या मिनरल निकल सकता है, बाकी तुमको कुछ भी आइडिया ना हो चलेगा, लेकिन इतना भी अगर आइडिया हो कि ऑक्सीजन और सल्फर को कैसे हटाते हैं तो समझ लो काम बन गया। क्यों? क्योंकि ज्यादातर आपको यही देखने मिलेगा। एक सीरियल आता था डिस्कवरी चैनल पे, गोल्ड रश। गोल्ड रश देखा कभी? देखो, तुमको मालूम पड़ेगा सोना कैसे निकालते हैं। सोना बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट में से एक है, लीस्ट रिएक्टिव, इसलिए तो पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि जंग नहीं लगता। अब सोने में जंग लगता तो कौन औरत पहनती है भाई? जंग लगा सामान नहीं पहनता, कोई नहीं पहनता, राइट ना? तो सोने में जंग नहीं लगता क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव है। क्योंकि जंग नहीं लगता इसलिए सोने को रिफाइन करना भी बड़ा आसान होता है। सोने में ये सब चक्कर नहीं है कि सल्फर पड़ा हुआ है उसमें, ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, ये सब नहीं, उसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं है। क्या करने का होता है अगर गोल्ड निकालना है? पहले तो ये देखो कि कौन सी जमीन है जहां पर गोल्ड मौजूद है। जहां पर गोल्ड ही नहीं है वहां पे तुम क्या हाथ मारोगे, ठीक है। पहले देखो कहां पर कौन से एरिया में गोल्ड मौजूद है, वहां जाओ, वहां से मिट्टी निकालो, उस मिट्टी को पहले धो। जो मिट्टी होता है ना, मिट्टी धो उसको। धोने का मतलब कैसा है? जो डस्ट पार्टिकल वो पानी के साथ घुल करके बह के निकल जाएंगे, भारी भारी पार्टिकल नीचे रह जाएंगे। अब भारी पार्टिकल में तुमको बहुत कुछ मिलेगा। भारी पार्टिकल थोड़ा थोड़ा करके हर एक स्टेप में रिफाइन करो, रिफाइन करो, रिफाइन करो, और लास्ट में आपको गोल्ड के छोटे छोटे कण दिखाई देंगे। उन छोटे छोटे कण को अलग कर लो, गर्म करो, फ्लेम मारो उसके ऊपर। वो फ्लेम होता है ना गैस फ्लेम, मालूम है? गैस कटर जैसा एक रहता है ना, कटिंग करने के लिए डिवाइसेस यूज होता है, उसका इस्तेमाल करो। उससे वो क्या होगा? सोना पिघलेगा और आपस में जुड़ेगा, एक एक जो पार्टिकल्स है वो आपस में जुड़ेगा और एक मोटा लंप करके क्रिएट हो जाता है। एक शो था ऐसे डिस्कवरी में, आई थिंक ऐसे ही कुछ था। बीच में तो बहुत सारे शो ऐसे चालू हो गए थे, सब गोल्ड वाले, गोल्ड रश, ये वो सब गोल्ड निकालने पे लग गए थे। तो बंदा था, उसने क्या किया, एक पत्थर देखा वहां पे नदी के किनारे पड़ा हुआ था, उसके नीचे से मतलब आप समझ लो कि एक कढ़ाई भर के 2-3 कढ़ाई उसने मिट्टी निकाला और उसको साफ किया, धोया 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 करके लास्ट में ना उसको लगभग 50 ग्राम गोल्ड मिला। 10 ग्राम की गोल्ड की कीमत तुम समझ लो कि 60,000 रुपया है, तो 50 ग्राम मिल गया, मतलब समझ कर लो कि कम से कम 3 लाख का तो उसका सामान मिल ही गया, है ना। गोल्ड निकालना सबसे ज्यादा इजी है। इंडिया में गोल्ड कहाँ मिलता है सबसे ज्यादा? बिहार में है वैसे उसका गोल्ड खदानें हैं वहां पे, राइट। बड़े आगे, ओके। नाउ 7th ए मतलब 17वां ग्रुप। आखिरी याद रखो, 7 मतलब 17वां, 6 मतलब 16वां। बहुत इजी है क्योंकि S और P के बीच में 10 तो वो थे डी ब्लॉक वाले एलिमेंट, 10 तो एकदम परफेक्ट फिगर है ना, यस। तो 7th ए मतलब 17वां ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन एक्सेट्रा, ये सब है। कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5, इनको कहा जाता है हेलोजन या फिर फ्लोरीन फैमिली। अच्छा, फ्लोरीन फैमिली क्यों? जो पहला सदस्य है उसी के नाम पे सब आ जाता है। जो पहला सदस्य होता है उसी के नाम पे सबको वो कर देते हैं। आपका जो सरनेम है वो क्या है? वो किसी का नाम रहा होगा किसी जमाने में, किसी पुस्तकों में आपके किसी का। हम सबका जो सरनेम है वो क्या है? वही तो है, वो कोई बुजुर्ग रहा होगा अपना सबसे पहले वाला, उसी के नाम से। क्योंकि लोग कैसे जानते हैं, जैसे गांव में लोग कैसे जानते हैं, अच्छा ये उनका बेटा है, अच्छा ये उनका पोता है, अच्छा ये उन लोगों का पोता है, अच्छा ये उस, ऐसे करके तो सरनेम क्रिएट होते हैं, राइट ना। तो ये बिल्कुल वही है, पहला जो है एलिमेंट ये है तो इसी के बेसिस पे पूरे खानदान का नाम तय हो गया। तो ये फ्लोरीन फैमिली। ऊपर वाले का पहला एलिमेंट था ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन फैमिली। उसके पहले वाले का नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन फैमिली। ये फ्लोरीन फैमिली।
फ्लोरीन फैमिली के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7। इसलिए क्या ये एक इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेंगे, लेना, राइट। और क्योंकि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेना है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेना है, तो इनके अंदर डेस्पिरेसी बहुत ज्यादा होती है यार, कि कोई तो मिले कि जो एक इलेक्ट्रॉन दे दे मुझे और मेरा काम हो जाए, राइट। आप लोग के स्कूल में एग्जाम कितने मार्क्स के होते हैं? यूनिट टेस्ट कितने मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, 20 मार्क्स में एक बच्चा है जिसको 15 मार्क्स मिले हैं और एक बच्चा जिसको 19 मार्क मिले हैं, टीचर के पीछे कौन ज्यादा पड़ता है कि मैम बस एक मार्क दे दो मुझे? कौन पढ़ता है? 19 वाला पढ़ता है। सबसे ज्यादा दुखी भी 19 वाला ही होता है ना। उसको रहता है यार एक मार्क आते तो फुल हो जाता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी जेब में अभी 150 रुपया, लेट्स से 150 रुपया है, ठीक है 150 रुपया, कोई बात नहीं। लेकिन यही अगर आपकी जेब में कोई 99,999 डाल दे, तब आपको इस बात की खुशी नहीं होगी कि मेरे जेब में 99,999 है, तब ये दुख होगा कि यार 1 रुपया कोई दे दे तो मेरा पूरा 1 लाख हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जिसके पास थोड़े से की कमी होती है ना, वो ज्यादा उतावला होता है। तो इनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इनको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा हाथ पांव मारेंगे, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, दे आर हाईली मोटिवेटेड, तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ये। अच्छा, जिनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उनको ऐसा है कि यार देगा क्या कोई इतना। 15 नंबर वाले को बोलो कि जब मार्क्स बढ़ा, बोले यार देगी भी तो मैडम क्या देगी, 1 नंबर देगी, 2 नंबर देगी, उससे क्या होगा, उससे तो मैं 20 में नहीं जाऊंगा। दे आर लाइक न्यूट्रल, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा किसको है? जो थोड़ा सा बचा हुआ है। अच्छा, इसमें एक वो है नोबल गैसेस, जिनके आठों के आठों इलेक्ट्रॉन फुल है, फुल मार्क्स आ रखे हैं इनके। जिनके फुल मार्क्स आ रखे हैं वो तो एकदम चिल, क्योंकि जितना आना था उतना आ गया है, अब उससे ज्यादा क्या चाहिए किसी को, राइट। तो इसीलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन पाए जाएंगे? आपको हेलोजेंस पाए जाएंगे, हेलोजेंस, फिर उससे कम चैल्कोजेंस, फिर उससे भी थोड़ा कम निकोजेंस, एक्सेट्रा। करेक्ट, समझ में आया? हेलोजेंस क्यों बोला जा रहा है? हेलोजन का मतलब है सी सॉल्ट, नमक वाले हैं ये, नमक वाले। जहां कहीं पर भी बात आएगी नमक की, आपको वहां पर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही सब देखने को मिलेगा। आप जो खाते हो कॉमन सॉल्ट, NaCl होता है, वो क्लोरीन मिला, ओके। अगर Cl की जगह मैं फ्लोरीन डाल दूं तो भी वो नमक ही रहेगा, लेकिन थोड़ा डेंजरस हो जाएगा हमारे कंजम्पशन के लिए, थोड़ा डेंजरस हो जाएगा वो, ठीक है। सिमिलरली ब्रोमीन, अच्छा आयोडीन तो सुना ही है, आयोडीन आपके खाने में आयोडीन है, इससे ये नहीं होगा, गॉइटर नहीं होगा, एक्सेट्रा, ये सब सुना है। तो आयोडीन जो है, ब्रोमीन, ये सब कैसा है? ये नमक फॉर्मिंग एजेंट है, ठीक है। जहां पर भी ये मिलते हैं ना, हम उनको नमक की कैटेगरी में डालते हैं। अगेन, नमक बोला है तो खाते मत बैठ जाना कि जो भी है सब खा लो, नहीं भाई, खाने के लिए सिर्फ NaCl ही है, बाकी भी नमक की कैटेगरी में आएंगे, लेकिन खाना नहीं है उसको, ठीक है। लास्ट ग्रुप नंबर 8A, दैट मीन्स 18th ग्रुप, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, रेडॉन, एक्सेट्रा, NH2NP6 नोबल गैस कहा जाता है या इनर्ट गैस। नोबल गैस क्यों भाई? एकदम नोबल है, कोई पंगा नहीं किसी से, किसी को देख के कुछ इनके अंदर नहीं है, नोबल है। वहीं कुछ लोगों के लिए ये क्या है? इनर्ट है। इनर्ट का मतलब आलसी, आलसी। अब नॉर्मली दुनिया में भी देख लो ना, किसी को कोई बोलता है कि अरे बहुत अच्छा इंसान है, कुछ प्रॉब्लम नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, दूसरों के लिए क्या है? कुछ नहीं है, निकम्मा है वो, कुछ करता नहीं है। तो यहाँ पर इनके साथ भी ये सीन है, नोबल है, कुछ लोगों के लिए नोबल है, कुछ लोगों के लिए इनर्ट है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये कुछ करते नहीं है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सेटिस्फाइड है, बस, ठीक है। तो इनको कलेक्टिवली 3 से लेकर के 8 तक को कहा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2NP1 से लेकर 6। 3 की बात करेंगे NH2NP1, 4th की बात करेंगे तो NH2NP2, 5th की 3, 6th की 4, 7th की 5 और लास्ट वाले की 6। अंदर वाला सबका NH2 ही रहेगा, बल्कि जबकि बाहर वाला NP1 से लेकर 6 तक रहेगा। इस वाले का 1, इस वाले का 4 वाले का 2, 5 वाले का 3, इसका 4, 5, 6, करेक्ट। ऊपर S ब्लॉक वाले का क्या है? NS122, करेक्ट एवरीवन? ओके, उसके बाद आखिरी वाले D ब्लॉक, D एंड F पे आएंगे। D ब्लॉक एलिमेंट में ना हम लोग जो स्टडी करते हैं वो हॉरिजॉन्टली करते हैं। अभी तक जो भी हमने स्टडी की, क्या वो वर्टिकल की? पीरियोडिक टेबल में जो भी हमने स्टडी करी वो वर्टिकल करी थी, राइट। लेकिन यहां पर जो हम स्टडी करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की, वो हॉरिजॉन्टली करते हैं, हॉरिजॉन्टली स्टडी हम लोग करते हैं। यस, तो देखिए जरा एक बार, हॉरिजॉन्टली अगर हम देखें
तो डी ब्लॉक हॉरिजॉन्टली कहां से स्टार्ट होता है? क्या पीरियड नंबर 4 से स्टार्ट होता है? क्या ये पीरियड नंबर 4 से स्टार्ट होता है? देखिए स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम एक्सेट्रा, कहां तक? जिंक तक, राइट? तो स्टार्ट होता है स्कैनेडियम से लेकर के कहां तक है? जिंक तक। कौन सा है ये? 4th पीरियड में आता है। 5th पीरियड में देखो यट्रियम से लेकर के कैडमियम तक जा रहा है, करेक्ट ना? उसके बाद 6th पीरियड देखो और 7th पीरियड देखो। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि 4th पीरियड से शुरू हो रहा है डी ब्लॉक? याद रखना, बाकी सबको हम लोग कैसे स्टडी करते हैं, एस और पी को कैसे स्टडी करते हैं? वर्टिकली, मतलब कॉलम वाइज, जबकि इनको कैसे स्टडी करते हैं? हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली, ठीक है। क्या वजह है हॉरिजॉन्टली स्टडी करने की? हॉरिजॉन्टली स्टडी करने की ये वजह है कि हॉरिजॉन्टली इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इनकी जो हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टीज हैं उनमें ज्यादा वेरिएशंस नहीं है, ठीक है। वर्टिकली करोगे तो 10 ग्रुप याद रखने पड़ेंगे, वर्टिकली करोगे तो कॉलम वाइज, ग्रुप वाइज 10 याद करने पड़ेंगे, ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक, राइट। हॉरिजॉन्टल करोगे तो सिर्फ 4 ही याद करने पड़ेंगे, इसके लिए इनको हॉरिजॉन्टली याद किया जाता है। नाउ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ट्रांजिशन, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है डी ब्लॉक वालों को, करेक्ट ना? फर्स्ट ट्रांजिशन, ट्रांजिशन क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक, फ्रॉम मेटेलिक नेचर टू नॉन मेटेलिक नेचर, इसलिए इनको ट्रांजिशन बोला जा रहा है। बीच की कड़ी है ये। क्या ये 4th पीरियड से स्टार्ट होता है? जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, ये कौन से पीरियड वाले थे? ये 4th पीरियड वाले थे ये, करेक्ट ना? 4th पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd ग्रुप अप टू 12th ग्रुप, करेक्ट। क्या डी ब्लॉक एलिमेंट 3rd ग्रुप से 12th ग्रुप तक आता है? स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम एक्सेट्रा करके लास्ट वाले क्या था? कॉपर और जिंक थे, राइट। क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसका? 3D 1 to 10, 4s 1 to 2, निकाल के देख लो किसी का भी, स्कैनेडियम का 3D 1 to 10 एंड 4s 1 to 2 ही निकल के आएगा, राइट। अच्छा, एक सवाल आपके मन में आएगा, सर पर 4s2 तो पहले लिखना चाहिए था ना? क्योंकि सर देखो जब हम कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं तो 4s का नंबर पहले आता है और 3D का बाद में आता है। सर देखो मैं आपको दिखाता हूं, देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, फिर 3d, जो भी आप लिखें यहाँ पर, करेक्ट, जो भी आप लिखें। अच्छा, डी ब्लॉक है, इसका मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये 1 से लेकर के 10 तक जाएगा। तो सर देखो ना, पहले तो 4s2 है और उसके बाद 3d है 1 से लेकर के 10, पर सर आपने तो उल्टा लिख रखा है, 3d 1 से लेकर 10 और फिर 4s 1 से लेकर 2 लिख रखा है। ऐसा क्यों लिख रखा है? देखो लिख सकते हो, फ्लिप फ्लॉप करके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना कि जो भी लिखना है वो सही लिखना है, आगे पीछे करके लिख सकते हो। तो सर ऐसा तो लिख सकते थे ना, 4s2 3d 1 से लेकर 10, ये लिख देते हैं। ये लिखने की क्या जरूरत है? ये लिखने की जरूरत इसलिए क्योंकि आगे चल करके आप एक पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, और जब कभी भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो कहां से निकलता है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। तो मुझे बताओ 3 में और 4 में आउटर मोस्ट कौन सा है? कौन सा है? 4 है, करेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 4s में से निकलेगा। 3 और 4 में से आउटर मोस्ट कौन है? 4, तो निकलेगा तो 4 में से निकलेगा। क्योंकि 4 में से निकलेगा इसके सामने वाले ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, 3d 1 से लेकर 10 इसको ऐसा लिख देते हैं और 4s को कर देते हैं लास्ट में, ताकि निकले तो सीधा यहीं पर ही इंपैक्ट डाला जाएगा, अंदर वालों पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। पर याद रखना ये बात कि भरते वक्त पहले 4s भरेगा फिर 3d भरेगा, लेकिन निकलते वक्त पहले 4s का नंबर आएगा फिर 3d का। जो पहले भरेगा निकालते वक्त निकालना भी पहले उसी से पड़ेगा। लेकिन इसको 100% बोलना सही नहीं है, क्योंकि आप भरते वक्त तो आप बोलोगे कि सर भरते वक्त तो 1s2 को भरा था तो निकालो भी 1s2 से। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। निकालते वक्त कहां से निकाला जाएगा? फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये याद रखना। भरने का रूल नहीं है, भरने का रूल तो अबव प्रिंसिपल से है। निकालते वक्त क्या निकालना है आपको? फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट, फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो 3d एंड 4s में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो तो 4th वाला ऑर्बिट है, तो 4th वाले के s से निकलेगा, राइट। दूसरी चीज आपके मन में आएगा, वैसे तो ये हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मन में ये आएगा कि सर 4s2 है और फिर 3d है 1 से लेकर 10, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन तो इसका ऐसा होना चाहिए कि देखो सर, जैसे चलो आगे कर देते हैं हम लोग, तो 3d 1 से लेकर के 10 जो कि है, बट 4s2 तो कंफर्म 4s2 ही रहना चाहिए, करेक्ट ना। तो सर आपने तो 4s 1 से लेकर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा क्यों? कई बार आपको मालूम है ना, इलेक्ट्रॉन 4s से निकाल करके d में डलवा दिया जाता है ताकि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर मोर स्टेबल। तो जो ये 4s2 है ये 4s1 हो जाता है, तो कई बार 1 होता है, कई बार 2 होता है। एक आध के केस में देखा गया है कि ये 4s0 भी हो गया, लेकिन वो सिर्फ 1-2 के केस में ही है वो कि 4s0 हो गया, ज्यादातर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। तो समझ में आया? पहली बात, इसको फ्लिप फ्लॉप करके लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस याद रखना है इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त आउटर मोस्ट से निकलेगा। तो इससे बेटर ये है कि 4 वाले को बाद में ही लिखो, ताकि वो आउटर में दिखाया जाए और उसमें से तुम इजीली निकाल सको। करेक्ट एवरीवन? चलिए बढ़े फिर आगे।
चलिए बढ़ते हैं आगे। अब सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, याट्रियम, जिरकोनियम, नोबिडियम एक्सेट्रा, कहां से? सिल्वर, कैडमियम, है ना। क्या है इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन? 4d 1 से लेके 10, 5s 1 से लेके 2। याद रखना पहले 5s भरा होगा फिर 4d का नंबर आएगा, और 5s कंप्लीट होने के बाद फिर 4d का नंबर आएगा। लेकिन फिर भी 5s में अगर इलेक्ट्रॉन 1 से 2 है, इसका मतलब 5s से इलेक्ट्रॉन पक्का 4d में ट्रांसफर किए गए होंगे ड्यू टू स्टेबिलिटी रीजन, राइट। 5th पीरियड की कैटेगरी में ये आते हैं। ग्रुप अगेन वही होगा, 3rd ग्रुप टू 12th ग्रुप। देखना ग्रुप सबका सेम है, 3rd टू 12th। इसको 4d ट्रांजिशन सीरीज भी बोला जाता है, 4d ट्रांजिशन सीरीज। वाई? क्योंकि देखो d वाला कौन सा इन्वॉल्व है? 4d इन्वॉल्व है, इसलिए 4d ट्रांजिशन सीरीज, राइट। ट्रांजिशन वो जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? d में गया। ऊपर वालों को 3d ट्रांजिशन बोला जा रहा था, क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3d में गया, इसलिए 3d ट्रांजिशन। इन वालों का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4d में गया, इसलिए 4d ट्रांजिशन। अच्छा, अगला वाला ये जो 6th पीरियड है, इसके एलिमेंट्स को देखो, इनको कहा जाएगा 5d ट्रांजिशन सीरीज, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया? 5d में गया। सिमिलरली ये जो 7th पीरियड में जो सीरीज आ रही है, इनको कहा जाएगा 6d ट्रांजिशन सीरीज, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर गया है? 6d में गया है, करेक्ट। तो अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, यहां पर आपको एक पता चल रहा होगा, अगर ये 3d है तो ये 4s है, एक बड़ा है। अगर ये 4d है तो ये 5s है, एक बड़ा है। ये 5d है, ये 6x है, एक बड़ा है। और ये 6d और ये 7s है, एक बड़ा है, करेक्ट ना। तो इसका मतलब अगर मैं s के आगे के कोफिशिएंट को n पकड़ लूं, तो क्या d के आगे का कोफिशिएंट n-1 होगा ना। अगर मैं s के आगे के कोफिशिएंट को n पकड़ूं तो d के आगे वाला n-1 होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इन सब का जनरल कॉन्फ़िगरेशन n-1d 1 से लेके 10 और ns 1 से लेके 2 तक निकल के आ रहा है, बोल सकते हैं। ये देखो जनरल कॉन्फ़िगरेशन n-1d 1 से लेके 10, ns 1 से लेके 2। तो आप एक चीज समझो, अगर n की वैल्यू यहां पर आप 4 डालते हो, 4s 1 से 2, तो ये क्या हो जाएगा? 3d हो जाएगा। अगर n की वैल्यू यहाँ पे 5 डालोगे, 5s 1 से 2, तो ये हो जाएगा 4d 1 से लेके 10, करेक्ट ना। अच्छा, मान लो हाइपोथेटिकली कोई बोले ये 10s 1 to 2 है, तो ये क्या बन जाएगा? 9d 1 से लेके 10, करेक्ट एवरीवन। सो दिस इज कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? d में जा रहा है, इसलिए क्या कहा जाएगा इनको? डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। शर्माना नहीं है, जोर से बोलना है। Now the last one, inner transition series. Inner transition series. Inner क्यों? Inner क्यों? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ये देख रहे हो, ये जो ऊपर आपने पीरियोडिक टेबल देखा था, इसमें जो ये स्टार मार्क किया था, लोड नहीं हुआ है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। वो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट था वो कहां से आ रहा था? वो अंदर छुपा हुआ था वो अंदर। वहां पर वो क्लिक किया हम लोगों ने उस स्टार पे, तो जाकर के वो बाहर खुला, राइट। स्टार बना हुआ था, देखा था ना, स्टार बना हुआ था, उसको क्लिक किया तब ये खुला, इसलिए इनको बोला जा रहा है इनर ट्रांजिशन। एक और वजह है इनर, जब कभी भी भरोगे तो सबसे पहले 6x भरेगा, है ना, उसके बाद 5d भरेगा, उसके बाद 4f भरेगा। भर के देखो जरा, अगर आप अबव प्रिंसिपल से बनाओगे ना, अबव प्रिंसिपल से बनाओगे, आपको मालूम पड़ेगा पहले 6x भर रहा है, फिर 5d एंड फिर 4f। तो सबसे लास्ट में कौन भरा गया? 4f, उसके पहले 5d और उसके पहले 6s। और इसको कहा जाता है 4f सीरीज, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां गया? 4f में गया। आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां गया? 4f में गया, राइट। आखिरी इलेक्ट्रॉन 4f में गया, इसीलिए कहा जा रहा है 4f सीरीज। और f ब्लॉक जो है वो शुरू कहां से हो रहा था? 6 पीरियड से शुरू हो रहा था, याद है। एफ ब्लॉक कहां से शुरू हो रहा था? टोटल 7 पीरियड है। 7 पीरियड में से आखिरी 2 पीरियड में आपने स्टार का साइन देखा था, तो आखिरी 2 कौन से हुए? आउट ऑफ 7, 6 और 7 ही हुए ना, इसलिए 6 पीरियड से इनकी शुरुआत होती है। कहां से? फ्रॉम Z 57 टू 71। वो याद है वो बीच वाला 57 मतलब 56 के बाद डायरेक्टली 72 आ रहा था, तो बीच के किधर गायब हो गए? यही है वो 57 टू 71। क्या बोला जाता है इनको? लेंथेनॉइड। उस पहली वाली सीरीज को, पर्पल सीरीज थी वो, पर्पल कलर, मेरी नजरों से पर्पल कलर, तो कौन सा था वो? उसको क्या बोला जाएगा? लेंथेनॉइड्स। अगली सीरीज 5F, वो जो पिंक वाली थी पीरियोडिक टेबल में, उनको बोला जाता है एक्टिनॉइड्स। उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? पहले क्या भरा होगा? 7s2 भरा होगा, 7s भरा होगा, फिर 6d भरा होगा और फिर 5F भरा होगा। लेकिन जैसे कि मैंने बोला फ्लिप फ्लॉप कर सकते हो, तो हमने क्या किया? बड़े नंबर को बाहर लिख दिया, 7s को बाहर लिख दिया, 6d को अंदर और 5F को और भी अंदर। लेकिन याद रखना, बढ़ते वक्त सबसे पहले 7s ही भरा होगा, फिर 6d और फिर 5F।
फ्लिप फ्लॉप करने का रीजन ये है कि कल के दिन निकालना पड़े तो 7s में से निकालना, फिर किसका नंबर 6d का और फिर किसका नंबर 5f का। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 89 to 103 यहां पर आते हैं। अब अगर आप एक चीज नोटिस करें इनके कॉन्फ़िगरेशन में, अगर s का कोफिशिएंट 6 है तो d का 5 है तो f का 4 है। तो अगर s का कोफिशिएंट हम n कर दें तो क्या d n-1 होगा, क्या f n-2 होगा, क्योंकि और एक कम कर दिया। सिमिलरली क्या यही चीज आपको सेकंड वाले में दिखाई दे रही है 7 6 5। तो इसलिए अगर ये ns2 है तो ये n-1 d 0 से 1 है और ये n-2 f 1 से 14 है। करेक्ट, राइट। तो ये पूरे पीरियोडिक टेबल का एक जनरल इंफॉर्मेशन था। अब स्पेसिफिकली हम क्या करेंगे, हर एक प्रॉपर्टी की बात करेंगे। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते वक्त क्या क्या होता है प्रॉपर्टीज का। प्रॉपर्टीज का मतलब है कि जैसे शील्डिंग इफेक्ट का क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या होता है, एटॉमिक के रेडियस का क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होता है, वैलेंसी का क्या होता है, ऑक्सीडेशन पावर का क्या होता है, कई सारी चीजें स्पेसिफिकली हम लोग लेफ्ट टू राइट के उसमें देखने वाले हैं। ठीक है एवरीवन, सो